तो आज की क्लास में अपन कर रहे हैं द सेबी एक्ट 1992। ठीक है, तो इसमें अपन को एक तो पढ़ना है, सेबी एक्ट पढ़ना है, और उसके साथ कुछ रेगुलेशंस है उसको भी अपन को पढ़ना रहेगा। सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018, सेबी एससी/एसटी रेगुलेशंस 2011, सेबी पीआईटी रेगुलेशंस 2015। तो सेबी के साथ अपन को ये 4 रेगुलेशंस और पढ़ने रहेंगे। अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप ध्यान से वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा पूरा चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले अपन कुछ बेसिक टर्म्स के साथ शुरू करते हैं इस चैप्टर को, ताकि आपको आगे जाके इस चैप्टर में अगर ये वर्ड्स आए तो आपको दिक्कत नहीं रहे। पहला वर्ड है लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी का क्या मतलब होता है? ऐसी कंपनी जो लिस्ट है स्टॉक एक्सचेंज पर। ठीक है, क्या स्टॉक एक्सचेंज होता है? अब ये आता है सेकेंड टर्म। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? एक मार्केट प्लेस होता है फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। ठीक है, जैसे कि OLX होता है ना, आप सेकेंड हैंड सामान को बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज होता है। ठीक है, वहाँ जिसको बाय करने होते हैं तो वो सिक्योरिटीज़ तो वो भी आते हैं, और जिसको सेल करने होते हैं वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे आते हैं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज। अब इंडिया में क्या 2 ही स्टॉक एक्सचेंज है? क्या आपने नाम सुने होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दोनों तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है। बाकी इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, पर रिकॉग्नाइज 2 ही है, BSE और NSE। ठीक है, अब तीसरी बात आती है, आखिर इसमें सेबी की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर इस चैप्टर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी था सेबी एक्ट 1992? ठीक है, क्या ज़रूरत थी सेबी को आने की? ठीक है, तो इसका जवाब है टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर। ठीक है, अब इसका पूरा स्टोरी पढ़ते हैं कि आखिर सेबी की ज़रूरत पड़ी क्यों। ठीक है, देखो 1956 से पहले क्या हुआ करता था? प्री 1956 स्टॉक एक्सचेंज वर्किंग प्राइवेटली। जैसे कि आज आप किराने की दुकान देखते हो, हर कोई खोल के बैठ जाता है, उसी तरीके से होता था कि स्टॉक एक्सचेंज कोई भी खोल के बैठ सकता था। यानी कि वो क्यों खोलते थे? ये एक बेसिकली अगर आप लैंड के केस में देखोगे, ठीक है, किसी को अगर मतलब ज़मीन खरीदनी होती है तो वो एक दलाल के पास जाता है, और किसी को बेचनी होती है तो वो भी दलाल के पास जाता है, बीच में दलाल अपना कुछ कमीशन ले लेता है। उसी तरीके से 1956 से पहले भी स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे ही हुआ करता था। किसी को अगर खरीदना है शेयर्स तो वो भी एक दलाल के पास आ जाता था, और किसी को शेयर्स बेचने हैं तो वो भी दलाल के पास आ जाता था। फिर वो अपना कमीशन दोनों से ले लिया करता था। तो 1956 से पहले तो ऐसे हुआ करता था, पर बाद में धीरे धीरे गवर्नमेंट को लगा, 1956 में गवर्नमेंट को लगा यार इसमें गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है, क्योंकि एक गवर्नमेंट का मन करा कि नहीं इस फील्ड में हमको आना चाहिए। थोड़ा सा किसी एक ही पर्सन के हाथ में से ज़्यादा शेयर्स नहीं होने चाहिए, क्यों? वरना वही मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है। तो 1956 में थोड़ा सा गवर्नमेंट को लगा कि नहीं इस फील्ड में हमको आना चाहिए, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अब इस फील्ड को बना दिया परमिशन वाला। यानी कि अब अगर किसी को भी स्टॉक एक्सचेंज खोलना है तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, विदाउट परमिशन आप नहीं खोल सकते 1956 से। पर 1956 से पहले तो ऐसा था कि अगर आपका मन करा किराने की दुकान जैसा तो आपने खुद ने दुकान खोल ली, कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, कि किसी भी तरह की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। पर धीरे धीरे गवर्नमेंट को लगा 1956 में चलो कोई खोल तो रहा है, पर एक बार जब खोल रहा है तो हमारी परमिशन ले ले। उसके बाद क्या हुआ, 1990s तक बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हो गया, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह शेयर्स के काम बहुत पॉपुलर हो गए। तो अब क्या लगा, लोगों में लगा कि हाँ भैया एक अथॉरिटी की ज़रूरत है लोगों को, ताकि इस काम में ऐसे कोई फ्रॉड नहीं हो। क्योंकि आपने कई फ्रॉड देखे होंगे, अर्शद वाला स्कैम देखा होगा, आपने मूवी देखी होगी तो सत्यम स्कैम सुना होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्कैम हुए हुए हैं। तो इसलिए 1990 में, हालांकि सत्यम स्कैम तो बाद में हुआ था, पर उस 1990 में लगा था कि नीड ऑफ अथॉरिटी, अब कोई जब एक कोई चलाने वाला कंट्रोल करने वाला चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेली करोड़ों के ट्रांजैक्शन उस समय पे होने लग गए थे। ठीक है, तो कहीं किसी के साथ कोई गलत ना हो, इसलिए 1990 में लगा हाँ भाई एक बार परमिशन तो भले ही जो खोल रहे हैं दुकान वो एक बार परमिशन तो भले ही गवर्नमेंट से ले रहे हैं, पर फिर भी इनको रेगुलेट करने के लिए किसी अथॉरिटी की ज़रूरत है। फिर 1992 में क्या हुआ है, सेबी एक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, सेबी एक्ट 1992। असल में 1992 ने
1992 में गवर्नमेंट ने क्या करा, अपनी पावर को यूज़ करते हुए एक एक्ट तो बना दिया, पर इसमें ज़्यादा पावर उस समय थी नहीं सेबी एक्ट के पास, बस एक नाम का लिए बना दिया था। तो धीरे धीरे 1995 आया, तब सेबी एक्ट में बहुत सारी पावर दे दी कि हाँ भैया अब आप ही कंट्रोल करो पूरा इस फील्ड को, जैसे आपका मन चाहे वैसे करो, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी पावर को यूज़ करके एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया कि हाँ भैया अब ये सारा काम ट्रेडिंग से रिलेटेड, ये सारे जो भी परमिशन लेनी है ब्रोकर को, सब ब्रोकर है उन सबको परमिशन के लिए अब एक बार पूछना पड़ेगा, मतलब हर चीज़ के लिए बाय कर रहे हो सेल कर रहे हो। असल में आप आज देखते हो ऑनलाइन है पर बहुत आसान तरीका है, पर उसके पीछे की बैक एट द बैक अगर आप स्टोरी सुनोगे तो वहाँ बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, ठीक है। अगर आप आज भी शेयर्स बाय सेल करते हो आपको तो आसानी से मिल जाते हैं, पर उसके पीछे बैक एंड में जो काम करते हैं उसकी भी बहुत लंबी स्टोरी होती है कि उनको वो सारा रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ठीक है। तो अपन अब इसको चार्ट फॉर्म में भी अपन देख सकते हैं। सेबी 1992, अक्सर मैं डेट बता देता हूँ, 30 जनवरी 1992 को ये एक्ट आया था, ठीक है। अप्लाइज पूरे होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, ठीक है। इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, पहला इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। जो भी इसमें शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको एक प्रोटेक्शन देना, ठीक है। प्रमोट करना सिक्योरिटीज़ मार्केट को, प्रमोट कब होगा, जब सब सही चलेगा, कोई फ्रॉड नहीं आएगी मार्केट में, ऐसा कोई खबर नहीं आएगी कि इसमें तो कोई फ्रॉड आ रहा है। जब फ्रॉड नहीं होगा तभी ऑटोमेटिकली प्रमोशन होगा सिक्योरिटीज़ मार्केट का, रेगुलेट करना सिक्योरिटीज़ मार्केट को, कोई गलत काम नहीं करे, ठीक है। और टू कंसोलिडेट ऑल लॉस रिलेटिंग टू सिक्योरिटी मार्केट। अब अपने कोर्ट्स में तो सिर्फ सेबी एक्ट ही है, पर इससे रिलेटेड और डिपॉजिटरी एक्ट भी काफ़ी सारे एक्ट हैं। तो उसमें क्या हुआ, इससे पहले 1992 से पहले हर एक एक्ट का थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंस था। 1992 में जब आया तो सिर्फ यही रहेगा, इसमें कंसोलिडेट हो गया, यानी कि मर्ज हो गए सारे जो भी इससे रिलेटेड जो भी एक्ट थे रूल्स थे। अब सेबी के बारे में भी जान लेते हैं। सेबी की इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1988 में हो गया था, ठीक है। पर लीगल मान्यता कब मिली, 1992 में मिली। इसको वेरियस स्टैट्यूटरी पावर्स एक बार गवर्नमेंट ने बना तो दिया था 1992 में, पर पावर्स उसको बाद में अलोकेट करी 1995 में। आज आप इसका हेड ऑफिस देखना चाहो तो मुंबई में है, ठीक है। अब सेबी क्या एक बॉडी कॉपरेट है, ठीक है, यानी कि परपेचुअल सक्सेशन है, यानी कि मेंबर्स सेबी में आते जाते रहेंगे पर सेबी बराबर रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक जना रिटायर हो गया सेबी खत्म होगा, ऐसा नहीं है। सीयू और कैन बी सीयूड इन हिज ओन नेम, ठीक है। पावर टू एक्वायर ट्रांसफर रिमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। सेबी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसमें ये बता रखा है, ठीक है। अब सेबी के अंदर बोर्ड में कौन कौन लोग हैं, ठीक है, आखिर कोई तो होगा ना सेबी में। सेबी के अंदर कौन कौन कंसिस्ट करते हैं, पहला होता है चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। और दो होते हैं ऑफिशियल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको नॉमिनेट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ही, ठीक है। और एक पर्सन होता है ऑफिशियल ऑफ आरबीआई जिसको नॉमिनेट करता है आरबीआई, ठीक है। और 5 अदर मेंबर्स होते हैं। 5 अदर मेंबर्स में से 3 मेंबर्स तो होल टाइम होने जरूरी है। होल टाइम यानी कि सुबह ऑफिस आएंगे शाम को घर जाएंगे, जैसे आपके आर्टिकल की जिंदगी होती है वैसे ही, सुबह आएंगे शाम को घर जाएंगे, ठीक है। तो 5 मेंबर्स होंगे, उसमें से 3 तो होल टाइम होना जरूरी है, ठीक है। और इनको अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसके बाद अपन देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। अब अगर आप भी बनना चाहो सेबी का चेयरपर्सन मेंबर तो आप कैसे बन सकते हो, क्वालिफिकेशन जान लो। ऐसा पर्सन ऑफ एबिलिटी इंटीग्रिटी स्टैंडिंग, ठीक है। वही एकदम शुद्ध पर्सन होना चाहिए, उसके चरित्र पर कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस पर का कोई क्राइम रिकॉर्ड चल रहा हो, ठीक है। ऑलरेडी वो विजय माल्या जैसी हिस्ट्री रही हो, नीरव मोदी जैसी हिस्ट्री रही हो, बैंकों का पैसा नहीं लौटा, ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्लस शोन प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी इन सिक्योरिटी मार्केट। अगर उसने कभी कोई सिक्योरिटी मार्केट में दिक्कत आई हो तो उसने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी हो तो चलेगा। अब अगर किसी के साथ ऐसा हुआ ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो फिर क्या हो सकता है, उसका स्पेशल नॉलेज या फिर एक्सपर्टीज होनी चाहिए, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स फाइनेंस अदर डिसिप्लिन किसी में भी होनी चाहिए, ठीक है। तभी वो जना चेयरपर्सन या मेंबर बन सकता है, ठीक है। टेन्योर कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट होगा, किसका टेन्योर अपन देख रहे हैं, चेयरमैन एंड होल टाइम मेंबर्स का।
मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट होंगे, ठीक है। क्या वापिस हो सकते हैं 5 साल पूरे होने के बाद? जवाब है हाँ, एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड, ये लिख रखा है। मैक्सिमम एज 65 ईयर्स, 65 होने के बाद वापस रीअपॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है। अब मान लो कोई 62 पर 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ, तो वो कब तक काम करेगा? मैक्सिमम 65 तक, ठीक है। तो 65 से ज़्यादा तो कोई किसी हालत में काम करेगा नहीं, ठीक है, भले उसके 5 साल पूरे नहीं हुए हों, ठीक है। क्योंकि 62 में अपॉइंट हुआ होगा तो 68 आ जाएगा, तो 68 नहीं चलेगा, 65 पे रिटायर होना पड़ेगा। अब कुछ कंडीशन दे रखी है, अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो उसका बीच में भी हटा दिया जा सकता है, रिमूवल। यानी कि अगर वो बीच में इंसॉल्वेंट हो जाता है, अनसाउंड हो जाता है, अब्यूज़ करता है, अपनी पोजीशन का गलत यूज़ करता है, या फिर कोई ऑफेंस करता है जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उसको बीच में हटा दिया जा सकता है। या फिर अगर मान लो किसी को बीच में हटाना हो, वो पहली कैटेगरी में नहीं आ रहा हो, तो दूसरी कैटेगरी में आ सकता है, उसको 3 मंथ नोटिस, या तो से भी उसको 3 महीने का नोटिस भेज दे कि हाँ भैया आप 3 महीने बाद से आप काम नहीं करोगे, या फिर इमीडिएट हटाना है, ठीक है, और वो पहली कैटेगरी में भी नहीं आए, तो उसको क्या कर सकते हैं, आज ही हटाना है तो 3 महीने की सैलरी और अलाउंस जो भी उसका बन रहा हो उसको दे दो, ठीक है। वरना 3 महीने का नोटिस दे दो, अगर अभी जल्दी हटाने की नहीं है और जल्दी हटाना है एकदम से, तो उसको 3 महीने का कंपनसेशन है वो देना पड़ेगा। थर्ड, अब अगर वो खुद से छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है, पर उसको नोटिस देना पड़ेगा 3 महीने का, ठीक है। मेंबर को भी नोटिस देना पड़ेगा अगर वो खुद से छोड़ना चाह रहे हैं तो। सेकंड कैटेगरी में नोटिस कौन दे रहा है? सेबी नोटिस दे रहा है कि हाँ भैया हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ड्यूटी क्या इन लोगों की, ये लोग काम क्या करते हैं? ड्यूटी टू डिसाइड ऑन ऑल द मैटर्स, जो भी इनके पास मैटर्स आते हैं उनका डिसीजन लेते हैं। डिसीजन कैसे लेते हैं? मेजॉरिटी वोट, ठीक है, यानी कि कम से कम 51% होना ही चाहिए मेजॉरिटी। इफ एनी मेंबर इज अ डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी एंड इज इंटरेस्टेड इन मैटर बिफोर सेबी, मेंबर हैज़ टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट एंड नॉट टू पार्टिसिपेट। इसका क्या मतलब हुआ? मान लो आप कोई सेबी में इतने सारे मेंबर्स, अपन ने देखा था ना 5 अदर मेंबर्स, मान लो 5 अदर मेंबर्स में से एक पर्सन ऐसा है जो किसी और कंपनी का डायरेक्टर भी है और सेबी में भी काम करता है, और सेबी क्या करी, उसी कंपनी में वो जो पर्सन डायरेक्टर है ना, उसी कंपनी का ही सेबी कुछ जांच वांच कर रही है, तो उस बारे में ही सेबी को डिसीजन लेना है, जिसका वो खुद ही एक मेंबर है, सेबी का भी मेंबर है और वो उस कंपनी का डायरेक्टर है। तो अब क्या होगा इस केस के अंदर, जब जो वो सेबी का मेंबर है ना जो, तो उसको क्या, उसको पहले ही सेबी को बताना पड़ेगा कि हाँ भैया इस कंपनी से मेरा रिलेशन है, पिक्यूनरी रिलेशनशिप है, तो वो सेबी के उस डिसीजन में पार्ट नहीं करेगा, ठीक है। मान लो सेबी को कहीं इन्वेस्टिगेशन करना होगा उस कंपनी पे, और उसी कंपनी का एक मेंबर वहीं काम करता है, डायरेक्टर है और सेबी में भी काम करता है, दोनों तरफ से काम कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो सेबी का वो मेंबर है वो जना उस इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है, और उसको बताना पड़ेगा कि मेरा ये उस कंपनी के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो अभी तक आपको समझ आ रहा है? डाउट है तो आप बता सकते हो कमेंट्स के अंदर। चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट पर अपन चलते हैं वैकेंसीज एग्जेक्टर नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग ऑफ अ बोर्ड, ठीक है। यानी कि अगर इनमें से 3 काम हुए तो भी जो सेबी ने डिसीजन लिए वो करेक्ट माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मान लो डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड, ठीक है, अपन ने देखा था ना 1% आरबीआई का भी होना चाहिए, तो मान लो बिना आरबीआई के पर्सन से ही सेबी चल रहा है, तो क्या अब उन्होंने जो डिसीजन लिए वो क्या इनवैलिड माने जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं, वैलिड माने जाएंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पर्सन, कोई पर्सन गलत अपॉइंट हुआ हो तो क्या उनके डिसीजन गलत माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे, ठीक है। इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर नॉट अफेक्टिंग मेरिट ऑफ केस, हाँ मतलब इसका क्या मतलब है, कोई प्रोसीजर सही से फॉलो नहीं करा पर उससे क्या अफेक्ट नहीं होना चाहिए मेरिट ऑफ केस, यानी कि किसी गवाह को ही कंसीडर नहीं करा, ऐसी बिना गवाह को कंसीडर करे, कोई फैक्ट ही चेक नहीं करे, बिना उसके डिसीजन कर दिया, तो वो बात तो गलत है। पर अगर आपने इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर, वही अगर आपने कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करा फिर भी कोई पर्सन अपॉइंटेड है, डिसीजन सुना दिया और उससे कोई
केस के जो मेरिट्स है, जैसे कि कोई सबूत को ध्यान नहीं रखा तो उससे मान लो अगर सबूत को ध्यान रखते हैं तो पूरा ही डिसीजन चेंज हो जाता, तो वो बात नहीं है, ठीक है। अदरवाइज जो भी सेबी काम करेगा उसके सारे डिसीजन वैलिड माने जाएंगे, ठीक है, भले ही वो डिफेक्ट रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड में। अब ये क्यों लिख रखा है कि क्यों वैलिड माने जाएंगे, क्योंकि इन सबको पर्सन अपॉइंट कौन कर रहा है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई। तो इसलिए आमतौर पर ऐसा होता ही नहीं है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी गड़बड़ हुई, वैकेंसी नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग ऑफ बोर्ड, कोई भी डिसीजन हुई गलत हुआ तो अल्टीमेटली लायबल तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहेगी, इसलिए यह डील दे रखी। नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। अब इसको आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत तो नहीं है, पर फिर भी एक बार आपको रीड करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आगे अपने चैप्टर में काम आएगा। तो एक बार जस्ट जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना आप सुन लोगे तो भी काम चल जाएगा। सेबी के पावर्स एंड फंक्शंस को 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला सेबी को दे रखें, दूसरा सेबी एक्ट 1992 में बता रखें, तीसरा ICRA एक्ट 1956, ठीक है। देखो सेबी आने से पहले दूसरे भी एक्ट चलते थे तो उसमें भी सेबी को पावर्स दे रखी, ठीक है। सेबी तो बाद में आया था, अब ये 1956 में जो एक्ट आया था उसमें क्या पावर्स पहले नहीं थे, बाद में इसको अमेंड करा गया था जब सेबी आया, क्योंकि सेबी तो बाद में आया था 1992 में। तो आप बोलोगे 1956 में कैसे पावर्स दे दी इस एक्ट के अंदर, तो बाद में इस एक्ट को अमेंड करके उसमें पावर दे दी थी। तो सेबी के पास क्या क्या पावर्स है, रेगुलेटिंग द बिजनेस, ठीक है, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द इंटरमीडियरीज। अब जिसको भी आज ब्रोकर बनना है तो उसका एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग SRO। SRO क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये आमतौर पर म्यूचुअल फंड में होते हैं कि जो अभी म्यूचुअल फंड की टीम काम करती है, HDFC, ICI, ये इन सबका एक ग्रुप होता है। ये अपने आप को मतलब एक तो इनको गवर्नमेंट से भी करती है और ये एक अपने आप को खुद भी कंट्रोल करते हैं कि हाँ भाई हमारी टीम में कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। फॉर प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से भी ये भी चेक करते हैं कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं हो। प्रमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन, ठीक है, प्रोहिबिटिंग इंसाइडर ट्रेडिंग। इंसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, कंपनी के पर्सन के पास ही कोई इन्फॉर्मेशन होती है और उसके बेसिस पर ही वो पर्सन कंपनी के शेयर्स बाय सेल करता है। तो ये भी सेबी को ध्यान रखना होता है। रेगुलेटिंग टेक ओवर्स। अब देखो आमतौर पे क्या होता है, मान लो जिस पर्सन की कंपनी, ठीक है, 100% स्टेक होता है, उसमें से मान लो 51% स्टेक है मुकेश अंबानी के पास। अब अगर आप चाहो, आपके पास इतने पैसे हैं, कंपनी आपके पास इतने पैसे हैं कि आप रिलायंस का 30% स्टेक खरीद सकते हो, पर फिर भी आप नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आप 24% तक तो खरीद सकते हो, पर अगर आपको 24% से ज़्यादा खरीदना है किसी कंपनी का स्टेक तो वहाँ आपको पूरा एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा अखबार में। वो उसकी एक अलग प्रोसेस चलती है, वो प्रोसेस हालांकि अपने कोर्ट्स में नहीं है। तो उसे भी ये भी देखते कोई एक इंसान ज़्यादा कंपनी का हिस्सा लेके तो नहीं बैठा है। कंडक्टिंग इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस, ऑडिट्स, कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन वेयर एवर रिक्वायर्ड। कभी सेबी को लगता है कि ये कंपनी सही समय पर क्वार्टरली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं कर रही तो इंक्वायरी कर सकती है। फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन टू अथॉरिटीज़ वेयर एवर रिक्वायर्ड। अब सेबी को किसको इन्फॉर्मेशन बताने की ज़रूरत है, कभी आरबीआई पूछ ले सेबी से तो उनको बताने की ज़रूरत है। लिवाइंग फीस एंड चार्जेस, कोई गलत काम कर रही है कंपनी तो उस पर पेनल्टी लगा सकती है। कंडक्टिंग रिसर्च, अब और बता रखे हैं, ठीक है, और पावर्स एंड फंक्शंस बता रखे। पहले इंस्पेक्ट बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, लास्ट 5 ईयर के कोई भी बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स सेबी चेक कर सकती है, ठीक है। पावर्स वाइल ट्राइंग अ सूट, यानी कि सेबी के पास वही पावर्स है जैसा कि सिविल कोर्ट के पास पावर्स होते हैं, जैसे कि वो डिस्क पूरे बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स को जांच कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को बुला सकते हैं कि हाँ भैया तुमने क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के क्यों नहीं फाइल करें। थर्ड, पावर टू पास फॉलोइंग ऑर्डर्स, सस्पेंड द ट्रेडिंग। मान लो कोई कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट फाइल नहीं कर रही तो क्या कर सकती है, रिलायंस कंपनी के ट्रेडिंग जो है उसको सस्पेंड कर सकती है। रिस्ट्रेन पर्सन फ्रॉम असेसिंग सिक्योरिटी मार्केट। अब रामालिंगा राजू ने सत्यम में स्कैम करा था तो उसको से भी बोल सकती है कि भाई अब आप सिक्योरिटी मार्केट में डील नहीं कर सकते कुछ समय के लिए या फिर हमेशा के लिए। सस्पेंड ऑफिस बियरर्स,
अगर कोई सेबी का ही अगर ऑफिस वाले कोई उसमें इन्वॉल्व हुआ तो उसको भी सस्पेंड कर सकते हैं। फोर्थ, इम्पाउंड डिपॉजिट एंड रिटेन प्रोसीड्स और सिक्योरिटी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सेबी को लगता है कि हाँ भैया ये सिक्योरिटी इसमें कुछ गड़बड़ है तो वो एक बार उसको इम्पाउंड कर सकते हैं, यानी कि अपने पास रिटेन कर सकते हैं जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाए। A Danish bank account property not exceeding 90 days involved in violation of act, किसी ने कोई फ्रॉड करके कोई बैंक अकाउंट प्रॉपर्टी ली हो तो उसको वो सेबी उस पैसे से लिया हो तो सेबी उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। नॉट टू डिस्पोज एसेट्स, सेबी ये बोल सकती है कोई गलत काम करके किसी पर्सन ने एसेट्स लिए हो, गलत काम यानी कि फ्रॉड करके घोटाला करके उस पैसे से एसेट्स खरीदी हो तो उसको बोल सकती है इस एसेट्स को आप सेल नहीं कर सकते जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाए। फिर और पावर्स बता रखी, पावर टू कॉल फॉर पीरियडिकल रिटर्न्स डायरेक्ट इंक्वायरीज, यानी कि लास्ट 5 ईयर्स के वो रिटर्न मंगवा सकते हैं कभी सेबी को ज़रूरत पड़े तो। पावर टू अप्रूव बाय लॉस ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, यानी कि एक बार सेबी का अप्रूवल जरूरी है, यानी कि आप देखते हो किसी भी कंपनी का आईपीओ वगैरह आ रहा है तो ऐसे ही नहीं आता, पूरा सेबी उसका जांच करती है। थर्ड, पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, कोई भी सिक्योरिटीज लिस्ट हो रही है स्टॉक एक्सचेंज पर तो उसका पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है, लास्ट 3 ईयर्स का आमतौर पर देखा जाता है। फोर्थ है पावर टू डेलीगेट, ठीक है, सेबी को अब सेबी पूरे इंडिया में तो एक ही है तो उसको अपना काम डेलीगेट करना पड़ेगा पूरा इतना सारी कंपनीज का, इतनी सारी लिस्टेड कंपनीज है दो उनका देख देख करने के लिए। फिफ्थ है लाइसेंसिंग ऑफ डीलर्स एंड सिक्योरिटीज इन सर्टेन एरियाज, ठीक है, आज मान लो आपको किसी मतलब ब्रोकर बनना है तो आप क्या करोगे, ऐसे ही नहीं बन सकते, आपको पूरा लाइसेंस चाहिए डील करने के लिए, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंसेस अब अगर इन पर कोई पेनल्टी लगती है, ठीक है, कोई गलत काम करता है कंपनी या कोई पर्सन उस पर कोई पेनल्टी लगती है तो उसका पैसा कहाँ जाएगा, सेबी को जो पैसा मिलेगा वो किस अकाउंट में जाएगा, वो जा सकता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में जा सकता है। सच अमाउंट शैल बी यूटिलाइज बाय बोर्ड एज पर एक्ट, या तो वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में जा सकता है या फिर बोर्ड डिसाइड कर सकता है कि उस पैसे का क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बोर्ड टू रेगुलेट और प्रोहिबिट इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टीजमेंट फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, ये बेसिकली अपना सेक्शन 11 है, ठीक है, इसमें भी ये बता रखा है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है, यानी कि इन्वेस्टर का ने जो पैसा इन्वेस्ट करा है उसकी प्रोटेक्शन के लिए सेबी बोर्ड क्या कर सकता है, ये बाय एक तो बाय रेगुलेशन रूल्स बना सकता है और एक बाय ऑर्डर बता सकता है कि स्पेसिफाई द मैनर ऑफ इशू ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़, या फिर बाय ऑर्डर ये कह सकता है प्रोहिबिट प्रोस्पेक्टस ऑफर डॉक्यूमेंट एडवर्टीजमेंट और स्पेसिफाई कंडीशन, ठीक है, यानी कि इसमें बता रखा है अगर कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस लाना चाह रही है, ठीक है, तो अगर उसकी पूरी फॉर्मेलिटीज़ उसने सेबी को नहीं दी तो सेबी उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, या फिर कोई गलत एडवर्टीजमेंट दिया हो फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटी किसी कंपनी ने तो सेबी उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, तो बाय रेगुलेशन लगा सकती है या फिर कोई जनरल या स्पेसिफिक ऑर्डर पास कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर टू इशू डायरेक्शंस एंड लिवाई पेनल्टी, ये आता है सेक्शन 11B। इसमें क्या बता रखा है, आफ्टर इंक्वायरी सेबी इंक्वायरी करने के बाद फॉर इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, या तो इस बेसिस पर या फिर डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट या फिर टू प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ कंपनी दैट आर हार्मफुल या फिर टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है, बोर्ड में इशू डायरेक्शन, ठीक है, बोर्ड में ऑल्सो लिवाई पेनल्टी। इसमें यह बता रखा है कि अगर सेबी को आफ्टर इंक्वायरी लगता है कि ये इससे तो इन्वेस्ट मान लो किसी कंपनी ने कोई गलत काम करा, ठीक है, और सेबी ने उसे जांच कर ली उस कंपनी की, अब सेबी को लग रहा है कि ये तो जो कंपनी काम कर रही है वो तो इन्वेस्टर के अगेंस्ट है, जो इन्वेस्टर ने जो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, तो फिर बोर्ड वो डिसीजन उस बेसिस पर ले सकते हैं कि हाँ भैया ये कंपनी गलत काम कर रही है या फिर इस कंपनी के इरादे गलत हैं, तो फिर बोर्ड उस कंपनी पर पेनल्टी भी लगा सकती है और डायरेक्शन भी बता सकती है कि अभी इस तरीके से आगे काम होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है इन्वेस्टिगेशन, ये सेक्शन 11 से इसमें बता रखा है इफ द बोर्ड हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव
that transaction detrimental to interest of security market या investor और intermediary person has violated any provisions, ठीक है। या तो किसी पर्सन ने इंटरमीडियरी यानी कि ब्रोकर हो गए, सब ब्रोकर हो गए, ठीक है, और भी पर्सन होते हैं, तो अगर उसमें से किसी भी पर्सन ने कोई भी इस एक्ट का कोई प्रोविजंस का कोई वायलेशन करा या फिर ट्रांजेक्शन्स डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल टू इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट या इन्वेस्टर, ठीक है, ऐसे कोई ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो फिर सेबी चाहे तो उस कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर कर सकती है। कीप्स बुक्स डॉक्यूमेंट्स एंड कस्टडी फॉर 6 मंथ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, यानी कि मैक्सिमम 6 मंथ के लिए अगर इन्वेस्टिगेशन होता है तो सेबी मैक्सिमम 6 मंथ के लिए उस कंपनी के बुक्स और डॉक्यूमेंट्स अपने पास कस्टडी में रख सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सीज एंड डिसिस्ट प्रोसीडिंग्स, ठीक है, ये सेक्शन 11 बोर्ड कैन ऑर्डर सीज एंड डिसिस्ट प्रोसीडिंग, ठीक है, इफ एनी पर्सन इज वायलेटेड और लाइकली टू वायलेट एनी प्रोविजन, यानी कि सेबी को लग रहा है कि ये पर्सन तो कोई प्रोविज़न जो भी इनके लिए बना रखे उसका कोई वायलेशन कर सकता है, तो फिर सेबी चाहे तो उसके लिए सीज और डेसिस्ट कर सकता है प्रोसीडिंग, यानी कि एकदम जिस हालत में उसको उसी हालत में रखना। बस ये इतना से ही बता रखा है सेक्शन 11D के अंदर, ठीक है। इसके बाद अपने पास आते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास आते हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास सेक्शन 12 के अंदर बता रखा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसमें ये बता रखा है जो भी ब्रोकर, सब ब्रोकर, इंटरमीडियरीज है, ठीक है, उनको एक बार सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेबी से, उसके बाद ही वो ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बोर्ड चाहे अब एक बार उनको मान लो किसी ब्रोकर को दे दिया रजिस्ट्रेशन, ठीक है, बाद में वो कोई गलत काम करते हैं, एक्ट का वायलेशन करते हैं, तो उसका सस्पेंशन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है। उसके बाद आता है सेक्शन 12 आता है, इसमें बता रखा है प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल, ठीक है। अब मान लो इनसाइडर ट्रेडिंग तो आमतौर पर उसका अपन ने पावर्स एंड फंक्शंस में देखा था कि हाँ भैया कोई इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर ले, तो ये भी सेबी चेक करता है, ठीक है। तो इसमें ये बता रखा है अगर कोई करता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। सब्सटेंशियल एक्विजिशन मैंने आपको बताया था, कोई जना ज़्यादा कंपनी की शेयर होल्डिंग नहीं खरीद सकते, मोर देन 24%, उससे ज़्यादा खरीदता है तो उसको फिर वही अखबार में एडवर्टीजमेंट, ऑफर, ये सब इशू करना पड़ता है, उसके बाद ही वो उससे ज़्यादा अपने पास रख सकता है किसी भी कंपनी के मोर देन 24% से ज़्यादा शेयर, ठीक है। मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस क्या होता है, ये अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो आप डार्क फाइबर NSE केस पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, किसी अनऑथराइज डीलर ने क्या करा, अनऑथराइज केबल प्रोवाइडर ने एक ब्रोकर के वो ऐसा करा कि जो भी ट्रेडिंग में आती है शेयर में जो भी आने वाली प्राइस होती है उसको कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले ही पता चल जाती है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सबको एक साथ प्राइस दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 सेकंड बाद क्या इस शेयर की प्राइस होगी, तो ये किसी को पहले पता नहीं चलनी चाहिए। तो इसके लिए भी सेबी ये ध्यान रखता है, ठीक है। कोई ऐसी डिवाइस का यूज़ नहीं कर सकता कि उसको 5 सेकंड बाद क्या प्राइस होगी वो पहले ही पता चल जाए, ठीक है। ग्रांट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आता है सेक्शन 13। इसमें क्या बता रखा है, जो भी अब सेबी बना तो दिए चेयरपर्सन, अदर मेंबर्स अपन ने देखा था 5 अदर मेंबर्स, ऑफिशियल ऑफ RBI, 1 ऑफिशियल ऑफ RBI, ठीक है। तो अब इसमें क्या बता रखा है 2 ऑफिशियल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब अपन ने देखा था बोर्ड में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो अब आखिर इनका पैसा कहाँ से आएगा, तो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करती है। अब फंड में क्या होता है, एक तो सेबी के पास अगर सेबी किसी कंपनी से को पेनल्टी लगाती है, कोई क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं करता, कहीं से भी पेनल्टी लगाती है सेबी किसी को, तो एक तो वो उनकी इनकम हो जाएगी, ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फंडिंग करती है, ठीक है। तो ये सब जाता है सेबी जनरल फंड अकाउंट के अंदर और यहाँ से वो यूटिलाइज होता है सैलरी एक्सपेंस ऑफ बोर्ड, वही अपन ने देखा था ना, इन्वेस्ट
प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, उनके लिए भी यहीं से इसी फंड से पैसा यूज़ होता है, ठीक है। अकाउंट्स एंड ऑडिट बता रखा है सेक्शन 15 के अंदर, इसमें बता रखा है सेबी अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है, ठीक है, और उसका ऑडिट कौन करता है, CNAG करता है, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है। वो क्या करता है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजे जाते हैं, लेट बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि सेबी का भी ऑडिट होता है और उसका वो चेक करने की किसकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे का पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू।